हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़ एंड मेरा नाम है चैल्शा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स शेड्यूलिंग के बारे में। आज हम रिसोर्स शेड्यूलिंग के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है वो रिसोर्स शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में रहेगी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे प्राइमरी मेन फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है भाई, वो रिसोर्स का एलोकेशन और शेड्यूलिंग होती है। रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिसोर्स का एलोकेशन और शेड्यूलिंग की जाती है। हु गेट्स टू यूज़ व्हाट रिसोर्स एंड फॉर हाउ लॉन्ग, भाई किसको कितना रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स मिलेगा और कितने टाइम के लिए मिलेगा, ये सब डिसाइड किया जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। अब देखते हैं कुछ रिसोर्सेज के एग्जाम्पल। सीपीयू टाइम, डिस्क बैंडविड्थ, किसको कितनी बैंडविड्थ मिलेगी, नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी मिलेगी, रैम कितनी यूज़ करेगा, डिस्क स्पेस कितना दिया जाएगा, और भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या है, हमारे रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है कुछ। इतना आपको समझ में आ गया कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन इन्वॉल्व्स रिसोर्स एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग। हु गेट्स टू यूज व्हाट रिसोर्स एंड फॉर हाउ लॉन्ग। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। प्रिम्प्टिबल रिसोर्स और नॉन प्रिम्प्टिबल रिसोर्स। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिम्प्टिबल और नॉन प्रिम्प्टिबल का क्या मतलब होता है, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू शेड्यूलिंग में भी इन दोनों टर्म्स के बारे में देखा था। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। प्रिम्प्टिबल रिसोर्स मतलब कि कैन बी टेकन अवे और प्रिम्प्टेड, मतलब कि इन रिसोर्सेज को एक बार एलोकेट करने के बाद आप वापस ले सकते हो विदाउट द प्रोसेस नोटिसिंग इट। प्रोसेस को नोटिफाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रिसोर्स को ले सकते हो वापस। जैसे कि एग्जांपल क्या है इस रिसोर्सेज के, सीपीयू। एक बार सीपीयू किसी को अलॉट हो गया तो वो वापस लिया जा सकता है, और मेमोरी वो भी वापस ली जा सकती है। अब आता है नॉन प्रिम्प्टिबल रिसोर्स। वंस एलोकेटेड, एक बार आपने किसी को दे दिया तो मतलब दे दिया, आप उसको इजीली वापस नहीं ले सकते। या तो वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए या फिर खुद ही वो प्रोसेस किसी दूसरे काम में चली जाए, वेटिंग स्टेट में चली जाए, तब वो रिसोर्स आपको मिल सकता है। ठीक है, इस रिसोर्सेज के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, लॉक्स, सिंक्रोनाइजेशन में हम इनको देखेंगे, डिस्क स्पेस, कंट्रोल ऑफ टर्मिनल। ये सारे ऐसे रिसोर्स है जो एक बार एलोकेट हो गए तो फिर प्रोसेस उनको लास्ट में अपनी मर्जी से ही देती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, प्रिम्प्टिबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन प्रिम्प्टिबल रिसोर्स क्या होता है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो पता तो होना चाहिए ना कि भाई ये रिसोर्स है क्या। सबसे पहले रिसोर्स की डेफिनेशन तो पता हो हमें। तो देखिए कि ए रिसोर्स इज एन एक्टिविटी, ए रिसोर्स इज एन एक्टिविटी दैट contributes to the accomplishment of टास्क। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है रिसोर्स जो किसी भी टास्क को, प्रोसेस को कंप्लीट होने में अपना खुद का रोल अदा करती है। अब रिसोर्स यहाँ पे देखिए फिर से टू टाइप्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे है स्टोरेबल रिसोर्स और नॉन स्टोरेबल रिसोर्स। अब इनको देखिए कि ये क्या है भाई, दो। अभी तो प्रिम्प्टिबल और नॉन प्रिम्प्टिबल देखे हैं हमने। स्टोरेबल रिसोर्स का मतलब है कि वे रिसोर्सेज जिनको आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को कोई मेमोरी अलॉट कर दी 400 MB, लेकिन उस प्रोसेस ने उसको केवल 200 MB ही यूज़ किया, तो जो बाकी बची हुई मेमोरी है उसको आप फ्यूचर पर्पज़ के लिए दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब वो क्या हो गया, एक स्टोरेबल रिसोर्स हो गया। जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार आपने वो इंफॉर्मेशन कहीं पे लिख दी, यूज़ कर ली, तो दोबारा उसको आप यूज़ कर ही
नहीं सकते। तो ये सब क्या हो गए, स्टोरेबल रिसोर्स हो गए, जिनको आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है नॉन स्टोरेबल रिसोर्स की। तो नॉन स्टोरेबल रिसोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाइम। मतलब कि मान लीजिए आपने 5 सेकंड का CPU का टाइम किसी प्रोसेस को दिया है। अब वो प्रोसेस उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करे या ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो टाइम तो एक बार अलॉट हो गया, आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा वो स्टोरेबल नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं रिसोर्स शेड्यूलिंग के बारे में। रिसोर्स शेड्यूलिंग को हम मॉडलिंग भी बोल देते हैं। रिसोर्स शेड्यूलिंग को हम रिसोर्स मॉडलिंग भी बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या कहती है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट अवेलेबल रिसोर्सेज टू द प्रोसेस। मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा अवेलेबल है, उनको एलोकेट करेगी। साथ ही साथ इट डिसाइड्स द सीक्वेंस कि भाई किस सीक्वेंस में किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स मिलेगा, कब मिलेगा और कितना मिलेगा। मतलब कि कितना वो इस रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। CPU का एक्सेस टाइम, मेमोरी या फिर कोई और रिसोर्सेज किसी प्रोसेस को किस सीक्वेंस में अलॉट होंगे। ठीक है, ये सब क्या किसका काम है, ये सब सारी चीज़ें देखना। ये भाई हम रिसोर्स शेड्यूलिंग में मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, रिसोर्स शेड्यूलिंग में। द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद देखिए कि रिसोर्स शेड्यूलिंग इज ऑल अबाउट, किसके बारे में है ये पूरी शेड्यूलिंग, आइडेंटिफाइंग, क्वांटिफाइंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। मतलब कि सिर्फ 3 काम है हमारे पास यहाँ पे। पहला, रिसोर्स आइडेंटिफाई करो कि भाई किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स चाहिए। क्वांटिफाइंग, कितना चाहिए भाई उसको, वो रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, कितना। एलोकेट कर दो फिर वो रिसोर्स उसको। ठीक है, इतना हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया, क्वांटिफाई कर लिया और एलोकेट कर लिया। अब देखिए इन द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आपने ये सब काम तो कर दिए भाई, आइडेंटिफाई भी कर दिया, रिसोर्स दे भी, एलोकेट भी कर दिया, लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट, जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, उसकी कॉस्ट और उसकी ड्यूरेशन को ऑप्टिमाइज रखना है। मतलब कि कम से कम रखना है। ऐसा नहीं है कि सारा ही पैसा उसी में लगा दिया, इतनी ज़्यादा कॉस्ट उसकी बढ़ा दी, इतना लंबा वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर खींच गया, उसकी ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा भी नहीं करना है हमें। अब ये देखिए कि रिसोर्स मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स टू आइडेंटिफाइंग द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब भाई किस प्रोसेस को किस प्रोजेक्ट में कौन सा रिसोर्स चाहिए, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा भाई, ये मैनेजर आइडेंटिफाई करेगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। The resource required to accomplish the project should be tabulated on time basis so that requirement of any resource on a particular time can be easily identified। इसका ये मतलब है कि जो हम रिसोर्स है, जो मैनेजर है, वो उन रिसोर्सेज को टाइमली बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करे कि भाई किस टाइम के ऊपर कौन सी प्रोसेस को किस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ताकि जब वो टाइम आए तो वो मैनेजर उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो रिसोर्स एलोकेट कर दे। ठीक है, और इजीली वो उसको आइडेंटिफाई करके एलोकेट कर दे। तो मतलब यहाँ पे क्या बात हुई है कि भी टाइमली बेसिस पे रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है। Resource scheduling is a process of prioritizing and allocating resources in a manner so that project is completed on time। ये बात वही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह से रिसोर्स को एलोकेट करो। किसी की प्रायोरिटी देनी है तो प्रायोरिटी को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। रिसोर्स शेड्यूलिंग हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़।
और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको कट कर देना, ये गलती से लिख दिया है। तो रिसोर्स शेड्यूलिंग हेल्प करती है कि जो हमारी प्रोजेक्ट है, जो हमारी प्रोसेस है, वो जो है उनका एक अच्छे से स्मूथ फ्लो हो, मतलब वो अच्छे से पूरी कंप्लीट हो जाए। दूसरा, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। अब बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसोर्स शेड्यूलिंग। तो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है भाई? टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है हमारे। फर्स्ट है रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना और सेकंड है रिसोर्स को एलोकेट और असाइन करना। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए पूरे प्रोजेक्ट के में किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स चाहिए। फिर सेकंड स्टेप में आप टाइमली बेसिस पे करना है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में उन रिसोर्सेज को आप एलोकेट असाइन कर दीजिए। अब थर्ड पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट थ्रू आउट लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट स्टेप में रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया और काम खत्म हो गया, नहीं। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक रहेगी। मतलब ये स्टेप बार बार रिपीट होता रहेगा। क्यों? ये कांस्टेंट प्रोसेस नहीं है रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो रिसोर्स है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो रिसोर्स की डिमांड या तो घटती जाएगी या फिर वो बढ़ती जाती है। इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है जो अगर उसको स्टार्टिंग में 5 चाहिए तो लास्ट में भी उसको 5 ही चाहिए। उसकी डिमांड इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। कई बार तो क्या होता है कि रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उतने तो रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसीलिए ये जो शेड्यूलिंग है, ये जो मैनेजमेंट है, ये इस बात का ध्यान रखता है कि भाई रिसोर्सेज जो है उनकी डिमांड उतनी ही आए जितने रिसोर्स अवेलेबल है। अब अगर एक्स्ट्रा आ जाएगी तो वो डिमांड तो पूरी होने से रही, ठीक है। तो यह पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि भाई रिक्वायरमेंट जो है, आइडेंटिफिकेशन जो है रिसोर्सेज की, वो पूरे प्रोजेक्ट में थ्रू आउट होनी चाहिए। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिसोर्स शेड्यूलिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, वही बात है कि भाई रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है उनको लास्ट तक वो मेंटेन करके रखे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि विद इन रिसोर्स शेड्यूलिंग देर आर 2 डिफरेंट अप्रोचेज टू प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स। कि हमारे पास 2 अप्रोचेज है, एक है रिसोर्स लेवलिंग और दूसरा है रिसोर्स स्मूथिंग। और ये दोनों अप्रोच किस बेसिस पे आई है? रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन के लिए। भाई शुरू से हम देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए? ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए कॉस्ट और ड्यूरेशन का। एंड उसी के लिए ये 2 अप्रोच इंक्लूड की गई है, रिसोर्स लेवलिंग और रिसोर्स स्मूथिंग। अब एक बार हम देख लेते हैं कि रिसोर्स शेड्यूलिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। तो रिसोर्स शेड्यूलिंग ऑप्टिमाइजेशन ये भी एक रिसोर्स शेड्यूलिंग का ही एडवांस्ड फॉर्म है। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? रिसोर्स शेड्यूलिंग की बात हो रही है, तो ये उसका एडवांस्ड फॉर्म है। दिस इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन इन रिसोर्स असाइनमेंट एक्टिविटीज। सम रिसोर्सेज आर ओवरलोडेड एंड सम आर अंडरलोडेड। ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कोई रिसोर्स है वो केवल 10 टाइम्स यूज हो सकता है और उसकी डिमांड 100 आ गई, तो वो क्या हो गया? ओवरलोडेड हो गया। अगर कोई रिसोर्स 100 टाइम यूज़ हो सकता है लेकिन उसकी डिमांड ही 1 आई है तो वो रिसोर्स तो अंडरलोडेड हो गया ना। तो मतलब ये ओवरलोडेड और अंडरलोडेड ये सब ऐसे ना हो, एक तरह से अच्छे से मैनेज रहे, सब कुछ ऑप्टिमाइज रहे, इसीलिए रिसोर्स शेड्यूलिंग ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई। चलिए अब आगे देखते हैं, रिसोर्स लेवलिंग की बात कर लेते हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सा है और ध्यान से सुनिएगा रिसोर्स लेवलिंग के बारे में। दिस इज यूज्ड व्हेन शेड्यूलिंग द प्रोडक्शन ऑफ अवेलेबल
of available resources is limited and needs to be used optimally। मतलब क्या कह रहा है कि ये रिसोर्स लेवलिंग कब यूज़ होगी, जब हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड होंगे और हमें उनको ऑप्टिमली यूज़ करना है। ऑप्टिमली मतलब अच्छे से उनको यूज़ करना है, ठीक है, तब हमारी रिसोर्स लेवलिंग यूज़ होती है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है। यहाँ पे हम इसको एक बार एग्जांपल के लिए इसको यहाँ पे देख रहे हैं। तो CPM ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इज ए मेथड that assist in planning a project from start to finish by determining the resources that will be needed in each phase। मतलब CPM जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक रिसोर्सेज को देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि भाई किस फेज़ में कितना कौन सा रिसोर्स चाहिए, वो हम CPM में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, ये स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, ये एक एक्टिविटी है या फिर रिसोर्स है, आप यहाँ पे समझ लीजिए क्योंकि रिसोर्स भी एक एक्टिविटी ही है। ये B है यहाँ पे रिसोर्स, A और B दोनों को ही प्रोसेस P1 यूज़ कर रहा है, ठीक है। A जो है वो 8 आवर्स के लिए हो सकता है और B 8 आवर्स के लिए, और ये दोनों पैरेलली हो रहे हैं, मतलब एक साथ प्रोसेस P1 इन दोनों रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। तो मतलब और C क्या है, देखिए C एक्टिविटी जो है वो P2 अकेला है, P2 के पास एक ही एक्टिविटी एक ही रिसोर्स है, वो क्या है C। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि प्रोसेस P1 के पास तो टोटल 16 आवर्स उसको काम करना है, मतलब उसको एक साथ दो रिसोर्सेज को मैनेज करना है। और दूसरी साइड देखें तो जो प्रोसेस P2 है उसको केवल एक ही रिसोर्स मैनेज करना है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना कि एक बेचारी प्रोसेस जिसको आप एक साथ दोनों रिसोर्सेज को मैनेज करवा रहे हो, या दूसरी भाषा में हम कहें वो 16 घंटे काम कर रही है, और दूसरी साइड वो एक प्रोसेस P2 वो केवल 8 घंटे के लिए एक रिसोर्स को यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, प्रोसेस P1 तो ओवरलोडेड हो गई ना, उस पर तो बर्डन आ गया। यहाँ पे देखिए वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है कि भाई देखिए यू कैन सी प्रोसेस P1, उसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है ये, इज़ हैविंग A एंड B एक्टिविटीज़, इट मीन्स इट इज़ ओवरलोडेड because they are working for 16 hours in a day, while P2 is having only C activities, that is for 8 hours, and you can see A and B activity can start parallelly but there is no interdependency among them। मतलब कि एक तो तुमने 16 घंटे काम करवा लिया, दोनों रिसोर्सेज को एक साथ मैनेज करवा लिया, और पता चला कि दोनों में कोई क्या कहते हैं कनेक्शन ही नहीं था, दोनों एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है। इस तरह से आप चाहते तो उन रिसोर्सेज को 1 by 1 भी करवा सकते थे, इससे कम से कम उनमें बर्डन तो नहीं आता। तो मतलब जब कोई कनेक्शन ही नहीं है फिर भी हमने उनको पैरेलली ओवरबर्डन किया, ओवरलोडेड किया, तो ये जो फ़्लो हमने बनाया वो काम नहीं देगा। तो इसको फ़्लो को हमने इस तरह से चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है वो 1 by 1 हो रही है। पहले वो A को रिसोर्स को मैनेज करेगा, फिर वो B को करेगा, और P2 फिर C को करेगा। अब यहाँ पे रिसोर्स लेवलिंग हो गई, वेयर वी आर ऑप्टिमाइजिंग आवर रिसोर्सेज। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ किया है, लेकिन जो ड्यूरेशन है कंप्लीट होने की वो यहाँ पे बढ़ सकती है। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, RAG के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज़ ए डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है, जिसमें डायरेक्शन दी हुई होती है। दैट कैन बी यूज्ड टू इल्यूस्ट्रेट द स्टेट ऑफ ए सिस्टम ग्राफिकली। मतलब इसके अंदर भी हम हमारे सिस्टम प्रोजेक्ट की जो अभी क्या कंडीशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने CPM के थ्रू भी किया रिप्रेजेंट, उसी तरह हम इसमें ग्राफ की फॉर्म में कर सकते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। अब बात क्या हो रही है ग्राफ की, ग्राफ की बात हो रही है तो भाई वर्टेक्स और एजेस तो होंगे ही, क्योंकि एक ग्राफ के अंदर क्या होते हैं, वर्टेक्स और एजेस होते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के वर्टेक्स होते हैं, एक होता है प्रोसेस वर्टेक्स और एक होता है रिसोर्स वर्टेक्स।
प्रोसेस वर्टेक्स क्या होता है भाई, जितनी भी प्रोसेस होती है ना उनको हम प्रोसेस वर्टेक्स से शो करते हैं, और ये इसका सिंबल है एक सर्कल। सर्कल के अंदर आप प्रोसेस का नाम लिख दीजिए, मतलब वो क्या हो गया, प्रोसेस वर्टेक्स। रिसोर्स वर्टेक्स में आप रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हो, और इसको एक बॉक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल इंस्टांस टाइप और एक मल्टीपल इंस्टांस टाइप। सिंगल इंस्टांस का मतलब क्या है कि उस बॉक्स के अंदर केवल एक ही डॉट होगी। इस एक डॉट का मतलब क्या है कि उस रिसोर्स की एक ही कॉपी अवेलेबल है, मतलब जैसे कि सीपीयू हमारे पास एक ही होता है अगर आप सिंगल प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो। और मल्टीपल इंस्टांस की क्या बात हो गई, मल्टीपल इंस्टांस मतलब कि बॉक्सेस के अंदर बहुत सारी डॉट्स आपको दिखाई दे रही है, मतलब वो रिसोर्स की जो है क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा में हमें वो अवेलेबिलिटी है। जैसे रजिस्टर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं एक ही टाइम पे। अब बात करते हैं एजेस के बारे में। तो 2 टाइप की एज होती है इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। फर्स्ट है असाइन एज और सेकंड है रिक्वेस्ट एज। असाइन एज का मतलब क्या है कि आपने कोई रिसोर्स को एलोकेट कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो रिसोर्स है R और P1 प्रोसेस है, और जो एरो है वो P1 की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेटेड हो चुका है। अब रिक्वेस्ट एज में देखिए यहाँ पे कि वो रिसोर्स की आपको डिमांड की है आपने, तो P1 प्रोसेस है सर्कल के अंदर एंड रिसोर्स R है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है P1 R रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहा है। और दूसरी बात, अब हम ऊपर जो हमने डायग्राम बनाया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि P1 P2 2 प्रोसेस है मेरे पास, और यहाँ पे R1 और R2 2 रिसोर्सेज है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि मैम आपने डॉट नहीं लगाई, क्योंकि ये सिंगल इंस्टेंस टाइप रिसोर्स का एक एग्जाम्पल है, इसीलिए इसके अंदर एक सिंगल डॉट आती, वो अभी मैंने मेंशन नहीं करी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा रिसोर्स किसको असाइन हुआ है। तो P1 की तरफ पॉइंट आउट है हमारा, तो मतलब P1 इज होल्डिंग R1, ओके, एंड P1 इज वेटिंग फॉर R2 रिसोर्स, मतलब P1 के पास R1 है और उसको R2 चाहिए। अब प्रोसेस P2 की बात कर लेते हैं। तो P2 के पास रिसोर्स R1 की डिमांड गई है, P2 को कौन सा रिसोर्स चाहिए, R1 चाहिए, और उसने R2 को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये था एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब एक बात और देखिए इसके बारे में कि जैसे जैसे हम यहाँ देखें कि 2 प्रोसेस है P1 और P2, और हमारे पास 2 ही रिसोर्स है R1 और R2, और उनकी एक ही कॉपी अवेलेबल है। ठीक है, तो P1 ने R1 को ले रखा है और उसको R2 चाहिए। कौन सा रिसोर्स चाहिए उसको, R2। भाई दोनों की एक ही कॉपी है, अगर एक से ज़्यादा होती तो अलग बात थी। और P2 जो प्रोसेस है उसने R2 को होल्ड किया हुआ है और उसको R1 चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए जो P1 है ना तो वो R1 को देगी क्योंकि उसको R2 नहीं मिला है, और जो P2 प्रोसेस है वो R2 रिसोर्स को नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसको R1 नहीं मिला है। तो कोई भी किसी रिसोर्स को नहीं छोड़ेगा, तो किसी भी प्रोसेस को कोई भी रिसोर्स नहीं मिलेगा। तो ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, एक साइकिल, और इसको हम क्या कर देते हैं, एक डेडलॉक कंडीशन आ गई। अब ये डेडलॉक कंडीशन ना आए, सभी रिसोर्स अच्छे से अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाए, इसीलिए हमें रिसोर्स लेवलिंग और रिसोर्स स्मूथिंग की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई क्या होता है रिसोर्स लेवलिंग। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि रिसोर्स लेवलिंग कब कब यूज़ होता है। तो ध्यान से इस लाइन को पढ़िए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल देती हूँ कि इज़ यूज्ड व्हेन शेयर्ड और क्रिटिकली रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओनली एट सर्टेन टाइम्स और इन लिमिटेड क्वांटिटीज और ओवर एलोकेटेड or there is need to keep resource usage at constant level। तो इसका क्या मतलब है कि रिसोर्स लेवलिंग कब यूज़ होगी कि या तो आपके रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं या फिर उनको एक सर्टेन टाइम पे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो रही है, या फिर हम कहें कि लिमिटेड क्वांटिटीज़ है रिसोर्सेज की, या कोई ओवर एलोकेट हो गया है, या फिर उनको कॉन्स्टेंटली मैनेज करना है, तब हम रिसोर्स लेवलिंग को यूज़ करेंगे। रिसोर्स लेवलिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी।
अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्स स्मूथिंग क्या होती है। तो रिसोर्स स्मूथिंग के बारे में देखिए, इज यूज्ड व्हेन टाइम कंस्ट्रेंट टेक्स प्रायोरिटी। मतलब कि रिसोर्स स्मूथिंग के अंदर क्या प्रायोरिटी में है, टाइमिंग, प्रोजेक्ट की टाइमिंग, भाई वो इसी गिवन टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। लेवलिंग में वो इंक्रीज हो सकता था। अब आगे देखिए, रिसोर्स स्मूथिंग एंश्योर दैट रिक्वायरमेंट्स फॉर रिसोर्सेज डू नॉट एक्सीड प्री डिटरमाइंड रिसोर्स लिमिट्स। मतलब इसके अंदर जो है एक रिसोर्स लिमिट जो है पहले से सेट कर दी जाती है। अब रिसोर्स स्मूथिंग का ये काम है कि उस लिमिट को कोई भी क्रॉस ना करे। जितनी एक रिसोर्स की लिमिट को सेट कर दिया गया है उस लिमिट को कोई भी क्रॉस ना करे और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो उस गिवन टाइम में भी कंप्लीट हो जाए। इसमें ये दो बातों पे ध्यान देना है। अब आपके नीचे देखिए, ये दो डायग्राम बनाए गए हैं, हिस्टोग्राम्स है दो नीचे। अब फर्स्ट वाले हिस्टोग्राम के बारे में देखिए क्या कहता है। तो जो फर्स्ट हिस्टोग्राम है उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसके अंदर मैंने एक लिमिट सेट कर दी है। क्या सेट कर दी है, लिमिट सेट कर दी है। यहाँ पर एक लिमिट है यहाँ पे, और कितनी रिसोर्सेज है देखिए, रिसोर्स यहाँ पे टोटल है मेरे पास R1, R2, ये 3, 4 और 5। अब रिसोर्स की लिमिट सेट हो गई है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज इतने ही यूज़ होंगे, लेकिन जो सेकंड वाली प्रोसेस है उसकी डिमांड कितनी गई है, उसकी डिमांड हायर गई है रिसोर्स लिमिट से। तो रिसोर्स स्मूथिंग का क्या काम है कि इस हायर डिमांड को गिवन टाइम में और गिवन लिमिट में ही एडजस्ट करे। तो जैसे साइड में देखिए, आपने देखा कि ऊपर से जो गिवन टाइम और लिमिट में एडजस्ट करे, और ऊपर से जो आप देख सकते हो जो सेकंड प्रोसेस है वहाँ पे वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो इसी में ही कहीं ना कहीं मैनेज हो गया है। इसके लिए चाहे आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा कुछ यूज़ करना पड़े। ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ रिसोर्स आर अनलिमिटेड। बात यह है कि जो रिसोर्स है ना, कुछ ही रिसोर्स ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड है, भाई कितना भी यूज़ कर लो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो लिमिटेड ही होते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम एक टाइम लिमिट सेट कर दे एंड एडजस्ट दैम टू एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल व्हेन दे आर नीडेड। अब आगे देखते हैं कि वाइल रिसोर्स स्मूथिंग कैन मैनेज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड टाइम, इट इज़ अ डिफरेंट टूल देन रिसोर्स लेवलिंग। क्योंकि रिसोर्स लेवलिंग में हमें केवल बर्डन कम करना था, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम भी देखना है, रिसोर्स की लिमिट भी सेट हो रही है। ये सब रिसोर्स लेवलिंग में नहीं हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ हम एक फ्लो बना रहे थे, एक लेवल क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। इतना आपको कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। रिसोर्स लेवलिंग और स्मूथिंग के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि रिसोर्स लेवलिंग किसके ऊपर बेस्ड है, रिसोर्स के ऊपर बेस्ड है, और रिसोर्स स्मूथिंग में किस पे ध्यान दिया जाता है, भाई वो टाइमली कंस्ट्रेंड है। ठीक है, रिसोर्स लेवलिंग के अंदर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड तो हर जगह ही है, लेकिन रिसोर्स स्मूथिंग के अंदर वहाँ पे एक डेडलाइन होती है कि आपको इतने टाइम में कंप्लीट भी करना है हमारा वो काम। ठीक है, रिसोर्स लेवलिंग के अंदर ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकती है, स्मूथिंग में वो चाहे आप एक्स्ट्रा कोई फ्रीलांसर लगाएं लेकिन अपनी स्पीड बढ़ा के उसको टाइम पे पूरा कीजिए। रिसोर्स लेवलिंग के अंदर जो है हमारी जो गिवन टाइम होता है, जो कॉस्ट होती है, उससे उसी में सब कुछ हो जाता है, लेकिन गिवन टाइम नहीं, गिवन कॉस्ट में सब कुछ हो जाता है, जबकि रिसोर्स स्मूथिंग में कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है।